स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, वो न्यू बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर नंबर 3 की सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग जो है वो इसकी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो पढ़ेंगे। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को जो है वो लिखने का जो है वो तरीका, वो भी जो हम लोग समझेंगे। ठीक है। इस लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, उनमें से सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास इन केस ऑफ रोटेशन, हम लोगों ने वो जो है वो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब जिस तरह अगर कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको स्ट्रेट लाइन में मूव जो है वो फोर्स करवाती है। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो किसी भी बॉडी को जो है सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाली जो टर्म होती है वो होती है टार्क। अगर बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका बॉडी का जो मैस होता है, हम लोग उसके बॉडी के मैस को मैस कहते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तब उसका जो मैस होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, यानी कि मैस जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो यानी कि हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके अंदर जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और उस एक्सीलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर टार्क अप्लाई करते हैं जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, तो टार्क किसी भी बॉडी के जब अप्लाई होता है तो जिस तरह फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो एक्सेशन प्रोड्यूस होता है, इस तरह जब टार्क किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तो उसमें जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ जो है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3.1 में पूछी गई है। स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, हम लोगों ने ये स्टेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो है किस पेपर्स के बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो का जो मेन आंसर होता है, हम लोग आंसर की हेडिंग लगा के क्वेश्चन का जो मेन आंसर होता है उसको लिख देते हैं। बाद में हम लोग जो है वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाते हैं और उस 2 लाइंस का जो आंसर होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि मेन आंसर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये मेन आंसर क्यों है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, कि हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, वो क्या है उसको स्टेट करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जब को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे आंसर की, फिर उसका जो इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर बनता है उसको 2 लाइन्स में जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन फिर बाद में हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उसको जो है वो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, यानी कि जो आंसर हम लोगों ने लिखा है फिर उसको जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि उस आंसर वो उसका क्या मकसद है, वो आंसर कैसे बना। ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ रोटेशन, हम लोग वो देखते हैं उसका आंसर क्या है। नंबर जो 3 है हमारे पास सर्कुलर रोटेशन मोशन, हम लोग जो उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 3.1 है, तो हमें पूछा गया है कि जो सेकंड लॉ जो है वो मोशन का इन केस ऑफ रोटेशन उसको स्टेट करें। तो द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास उसका जो रोटेशनल एनालॉग है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, उसका जो हमारे पास रोटेशनल एनालॉग है वो यही है कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो है वो टार्क अप्लाई होता है तो वो जो टार्क है वो
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि बॉडी के मास एंड एंगुलर एक्सीलरेशन टार्क अप्लाई करने से के लिए से जो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई अल्फा के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, और हमारे पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन है टार्क उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के मास के ऊपर और एक्सीलरेशन के ऊपर, इस तरह एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में जो है वो टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से और अल्फा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसके, यानी कि जब लीनियर मोशन में एफ जो है वो टा से रिप्लेस हो जाएगा, एम जो है वो आई से रिप्लेस हो जाएगा, ए जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो आंसर हुआ वो यही आ गया। द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टार्क अप्लाई ऑन रिजिड बॉडी, जब वो किसी भी बॉडी के ऊपर रिजिड बॉडी के ऊपर टार्क अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, यानी कि जो उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और जो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है टार्क के अप्लाई होने की वजह से, वो टार्क और वो एंगुलर एक्सीलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हम लोगों ने जो है इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिख देनी है कि जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होगी इस आंसर की। मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको लिखें, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज टार्क जो है वो हमारे पास इक्वल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के और अल्फा के। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उस बॉडी का मास है जो कि रोटेट कर रही है, और अल्फा जो है वो उस बॉडी का एक्सीलरेशन है जो कि रोटेट कर रही है, यानी कि इन रोटेशनल एनालॉग टा इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर टा इज द नेट टार्क, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टार्क, रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होती है वो हमारे पास टार्क से रिप्लेस हो जाती है। एम इज रिप्लेस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारे पास एम जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है, एंड लीनियर एक्सीलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सीलरेशन, और जो लीनियर है हमारे पास वो एंगुलर एक्सीलरेशन से प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग लीनियर मोशन के लिए लिखें तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, अगर हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए लिखें तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है देखिए ये लीनियर मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, एफ जो है टा से रिप्लेस हो गया, एम जो है वो आई से रिप्लेस हो गया, ए जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो गया, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे उठा के लिख दी। हम लोगों ने एंड पे जो लाइन लिखी वो यही लिखी कि थस टार्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन इन अ बॉडी, के जिस तरह फोर्स जो है वो फोर्स हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है एक बॉडी में, लीनियर एक्सीलरेशन फोर्स हमारे पास जो है लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है जब बॉडी कोई लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। इस तरह जो टार्क होता है वो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है एक किसी भी बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का 3.2, वो ये है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डाइवर व्हाइल डाइविंग इन अ पूल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डाइवर व्हाइल डाइविंग इन द पूल। तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अब देखें कि हमारे पास ये एक डाइवर है, ठीक है, ये एक डाइवर है और इसने जो है वो बोर्ड से जंप करना है और पूल के अंदर जो है वो इसने गोता लगाना है। अब जब इसकी बाजू भी ऐसे खुली होंगी और इसकी टांगें भी खुली होंगी तो जो है वो इस जो डिस्टेंस होगा यानी कि डिस्टेंस आर होगा हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसकी बाजू भी ऐसे खुली होंगी, टांगें भी खुली होंगी, तो फिर इसकी बॉडी जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म कर रही है तो हमारे पास इसकी बाजुओं का और इसकी ये जो बॉडी है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा और यानी कि आर ज़्यादा होगा तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हमारे पास आर ज़्यादा होगा तो फिर ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी ज़्यादा होगा और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा उस वक्त होती है जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि किसी भी बॉडी का रोटेशनल बॉडी का जो मास है वो कम हो। अगर बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका जो मास है वो हमारे पास कम है तो फिर उसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर
मैथ ज़्यादा है। अब देखिए एक पत्थर है, पत्थर को हम लोगों ने सर्कुलर, एक भारी भारी भरकम पत्थर है, उस पत्थर को हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में जो है वो रोटेट करवाना है। और फिर हमारे पास सर्कुलर पाथ में जब हम लोग रोटेट करवाएंगे तो पत्थर का जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा है, मैथ ज़्यादा होगा, इस वजह से उसको रोटेट करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। यानी कि जी उसको हम लोग ज़्यादा तेज़ी से रोटेट नहीं करवा सकते, हम लोग उसको जो है वो कम एंगुलर स्पीड के साथ जो है वो रोटेट करवाएंगे। तो इसी तरह जब इस डाइवर यानी कि गोताखोर की बाजुओं और टांगें ऐसी फैली होंगी, तब जो उसकी बॉडी जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसकी बाजुओं और टांगों का जो डिस्टेंस वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कम होगी। इसी तरह हमारे पास फिर जो है, लेकिन जब वो अपनी बाजुओं को भी फोल्ड कर लेगा इनवर्ड और अपनी टांगों को भी इनवर्ड जो है वो फोल्ड कर लेगा, तब उसकी बॉडी से यानी कि एक्सिस ऑफ बॉडी जो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म कर रही है, तब उसकी बॉडी से उसकी बाजुओं का और टांगों का जो डिस्टेंस यानी कि आर जो है वो कम हो जाएगा। अगर आर कम होगा तो फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कम हो जाएगा, फिर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। तो फिर सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन 3.2 को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ डाइवर वाइल डाइविंग द पूल। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, थोड़ा जो आंसर को जो है डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम लोग उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि हमारे पास ऐसा क्यों है कि डाइवर जो है अपनी जो पोजीशन जो है वो चेंज क्यों करता रहता है जब वो पूल के अंदर उसने गोता लगाना होता है और वो एक बोर्ड के ऊपर से जंप करता है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे दी कि हमारे पास फिर उसका आंसर लिखा कि हमारे पास देखिए ये डाइवर है, ठीक है, ये हमारे पास एक गोताखोर है, इसने यहाँ पे बाजुएं भी फैलाई हुई है, जो टांगें हैं फैलाई हुई हैं। फिर वो जब ऐसे ऐसे जो है वो पानी के अंदर जो है वो मूव करता है, यानी कि ये हमारे पास पूल है, इसको हम लोगों ने पूल कह दिया कि इसने पूल के अंदर जो है वो गोता लगाना है। तब जब डाइवर जो है वो इस पोजीशन पर आएगा तब वो अपनी बाजू और जो है वो टांगे फोल्ड कर लेगा ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन पूल से थोड़ी दूर यहाँ पर ही वो अपनी बाजुओं भी खोल लेगा, टांगों को भी खोल लेगा, ताकि जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो और जो है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ पूल में छलांग लगाएगा तो उसके जो ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत बुरा इफेक्ट होगा। तो इस वजह से अपनी बाजुओं और टांगे यहाँ पर खोल लेता है ताकि वो जो है वो पूल के अंदर जो है वो गोता लगा सके और जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पर वो अपनी बाजू और टांगे इस वजह से फोल्ड कर लेता है ताकि वो पूल तक जल्दी पहुंच जाए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए। तो फिर आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग ये लिखेंगे, बाय चेंजिंग द पोजीशन द डाइवर चेंजेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिज एंगुलर वेलोसिटी, कि डाइवर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके जो है वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है और एंगुलर वेलोसिटी चेंज करता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज़्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अब हम लोग नीचे इस चीज़ की जो है इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। व्हेन अ डाइवर चेंज हिज पोजीशन व्हाइल डाइविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी चेंजेस ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से हमारे पास जो डाइवर की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। इफ अ डाइवर फोल्ड आर्म्स एंड लेग्स इनवर्ड, अगर अब जो डाइवर है अपनी लेग्स और आर्म जो है इनवर्ड फोल्ड कर लेता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म कर रही है और उसकी बाजू और टांगों का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाता है एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। सो द डाइवर स्पिन्स फास्टर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से डाइवर जो है वो स्पिन ज़्यादा फास्टर से स्पिन करना शुरू कर देता है। मैंने डाइवर स्ट्रेचेज हिज आर्म्स एंड लेग्स आउटवर्ड, जब वो डाइवर जो है अपनी आर्म्स और लेग्स को जो है वो आउटवर्ड स्ट्रेच करता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज एंड एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, अलाइंग द डाइवर टू इंटर द पूल स्मूथली। और जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो डाइवर को जो है वो स्मूथली
पूल के अंदर जो है इंटर होने में मदद करती है। अगर वो स्मूथली पूल के अंदर इंटर नहीं होता, गोता नहीं लगाता स्मूथली, तो अब जो है फिर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो उसके ऑर्गन्स पर बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.2 था उसका जो हमारे पास मुकम्मल आंसर है। तो आप लोग इसको नोट्स में ज़रूर नोट कर लें, और कंसेप्ट अगर बंदा सिंपली समझ ले तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 3.3 वो ये है हमारे पास, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम अ मिल्क यू बाई यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। हम लोग स्टूडेंट्स अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा, हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग मधानी बोलते हैं। ठीक है, उस मधानी को जब हम लोग उस बर्तन के अंदर रख देते हैं इसमें मिल्क होता है, तो फिर उसके अंदर रख के जब हम लोग उसको ऑन कर देते हैं तो वो काफ़ी देर चलने के बाद जो है हमारे पास जो क्रीम होती है वो उस मधानी के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, और जो हमारे पास जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उस बर्तन की वॉल्स की तरफ चले जाते हैं या वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। इस तरह हम लोग जो थे क्रीम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं मिल्क में से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोग मिल्क में से बटर कैसे हासिल करते हैं, यानी कि दूध, यानी कि दही, दूध से दही बनाते हैं हम लोग पहले, फिर जो है वो सेंट्रीफ्यूज को यूज़ करते हुए हम लोग जो है मिल्क से बटर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास से अगर ये एक फ्लास्क है, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क के अंदर जो है हमारे पास मिल्क है। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर जो है एक सेंट्रीफ्यूज रख दें, ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूज है वो इस मिल्क को जो है वो हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ, क्योंकि मिल्क के अंदर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज रखा, फिर उसको ऑन किया, फिर उस सेंट्रीफ्यूज ने मिल्क को जो है वो हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाया, जिसकी वजह से हमारे पास जो मिल्क जो है वो दो तरह के पार्टिकल्स से बना होता है। एक होते हैं हैवी पार्टिकल्स, एक होते हैं लाइट पार्टिकल्स। जो सेंट्रीफ्यूज को जब हम लोग मिल्क के अंदर रखेंगे, ये मिल्क को जो है वो सर्कुलर हाई स्पीड सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करवाएगा, यानी कि हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो जो है ऊपर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे क्रीम की शक्ल में, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे यानी कि आउटवर्ड मूव कर जाएंगे। ठीक है, लाइट पार्टिकल जो है वो ऊपर मूव कर जाएंगे, हैवी पार्टिकल जो है वो नीचे मूव कर जाएंगे। जब हम लोग इस मिल्क के अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूज को रखेंगे और फिर इसको जो है हाई स्पीड के साथ इस मिल्क को जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करवाएंगे, तो इस तरह हमारे पास फिर जो ये लाइट पार्टिकल्स हैं ये मिलकर क्रीम बनाएंगे। इस क्रीम को जब हम लोग अपने हाथ पे रख के ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे तो इस क्रीम के अंदर जो है वो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे थोड़े थोड़े वो निकल जाएंगे, और ये क्रीम जो है वो एक बटर की शक्ल हमारे पास अख्तियार कर जाएगी। फिर हम लोग इस क्रीम को इकट्ठा करके इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होंगे उसको थोड़ा थोड़ा दबा के निकाल देंगे, यानी फिर हम लोग मक्खन का जो है वो पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास जो मक्खन होता है दूध से वो बन जाता है। ये जो सेंट्रीफ्यूज है जब हम लोग उसको मिल्क के अंदर रखते हैं और मिल्क को जो है वो हैवी स्पीड के साथ जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग मिल्क के हर पार्टिकल को, चाहे वो लाइटर पार्टिकल हो चाहे वो हैवी पार्टिकल को, उसको जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास F=m⍵² r के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सारी चीज़ें हम लोग उठा के लिख देंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3.3 था, हम लोगों ने सबसे पहले उसके आंसर की हेडिंग लगाई और फिर लिख दिया वी कैन गेट बटर फ्रॉम मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूज बाय रोटेटिंग मिल्क एट वेरी हाई स्पीड, कि हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल करते हुए दूध में से मक्खन निकाल सकते हैं। ताकि मिल्क को जो है जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर जो है रोटेट करवाएंगे तब हम लोग जो है वो मिल्क में से जो है बटर निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने यही चीज़ जो है एक्सप्लेनेशन में लिख दी कि मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल। मिल्क जो है हमारे पास लाइट पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स का मिक्सचर है। मैन इज रोटेटिंग एट हाई स्पीड, जब हम लोग मिल्क को जो है वो हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाएंगे इन सेंट्रीफ्यूज में
एवरी पार्टिकल नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हर पार्टिकल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो ज़रूरत होगी, यानी कि F इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर टूवर्ड्स द एक्सिस, यानी कि हमारे पास देखें अगर ये सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज है, ये इसका सेंटर है, इसको कंसीडर कर लें, और यहाँ पर जो है हमारे पास मिल्क है, ठीक है। जब भी इसका ये सेंट्रीफ्यूज जो है वो इस अपने सेंटर को जो है वो हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाएगा, तो ये जो मिल्क पड़ा है वो भी हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाएगा, और मिल्क के हर पार्टिकल को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी टुवर्ड्स द एक्सिस, इस एक्सिस के टुवर्ड्स द लाइट पार्टिकल्स गैदर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो करीब है वो गैदर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, वेर एज दी हैवी पार्टिकल्स गो आउटवर्ड, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे हमारे पास वो यहाँ आउटवर्ड मूव कर जाएंगे। इन दिस वे क्रीम भी सेपरेट फ्रॉम मिल्क, इस तरह हम लोग जो है वो क्रीम जो है वो मिल्क से सेपरेट कर सकेंगे। द कलेक्टेड क्रीम इज़ देन चर्नड, यानी कि हमारे पास जो क्रीम कलेक्ट हुई होगी हम लोग उसको चर्न करेंगे, यानी कि उसको अपने हाथ में पकड़कर थोड़ा सा दबाएंगे, उसमें से जो हैवी पार्टिकल्स जो कुछ रह गए होंगे वो निकल जाएंगे। फिर द कलेक्टेड क्रीम इज देन चर्न, हम यानी कि हम लोग उस क्रीम को जो है वो छानेंगे, या अपने हाथ से छानेंगे या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, टू गेट बटर हासिल करने के लिए। इस तरह हम लोग जो है वो बटर हासिल कर लेते हैं मिल्क से। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 3.4, जिसमें उन्होंने पूछा है कि मैस इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। अगर हमारे पास जो मैस है वो इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया है इन लीनियर मोशन में, व्हाट इज़ इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो उस मैस, अगर मैस जो है इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, तो फिर उस मैस का जो है वो एनालॉग क्या होगा, व्हाट इज इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। स्टूडेंट, हमारे पास इनर्शिया जो है, अगर हम लोग किसी भी बस में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, तो जब हम लोग जो है वो एकदम से ब्रेक मारते हैं तो हमें जो है वो एक हल्का सा या ज़्यादा सा झटका महसूस होता है, उस झटके को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो इनर्शिया है। अब देखें, अगर हमारे पास एक बस है वो खड़ी है, ठीक है, हम यानी कि अगर कोई चीज़, अगर वो बस रेस्ट में है तो जब हम लोग उसको मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से कुछ रेजिस्टेंस शो करेगी। अगर वो बस जो है वो मूवी कंडीशन में है, यानी मोशन कंडीशन में है या मूव कर रही है, और हम लोग जो है वो उस बस को जो है वो स्टॉप करवाने की कोशिश करें, तो वो तब भी आगे से कुछ रेजिस्टेंस जो है वो शो करती है। तो ये हमारे पास इनर्शिया होता है, जो वो रेजिस्टेंस जो चीज़ शो करती है वो हमारे पास इनर्शिया होता है। क्योंकि अब देखें, अगर हमारे पास हम लोग एक कार के में जा रहे हैं और वो कार जो है वो एक स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो जब हम लोग जो है वो अपनी स्पीड के साथ मूव कर रही है कार, और हम लोग जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं कार के ऊपर, तो वो कार जो है वो रेस्ट में आने के लिए रेजिस्ट करती है, और हमें जो है वो, इसलिए हम लोग जब कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमें जो है एक झटका महसूस होता है, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो यही चीज़ मैंने आज आपको पढ़ानी है कि यही चीज़ हमारे पास जो है इस न्यूमेरिकल में हम लोग पढ़ेंगे 3.4 में, कि हमारे पास अगर कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मैस इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसमें जो इनर्शिया है, यानी कि वो जो रेजिस्टेंस शो करती है, अगर वो रेजिस्टेंस जो है वो अगर मैस की वजह से शो करती है, यानी कि अगर अब देखें हमारे पास एक क्रिकेट बॉल होती है, जब हम लोग वो मूव कर रही होती है, यानी हम लोग जब उसको ऊपर उछालते हैं तो हम लोग उसको रेस्ट में लाने इजीली ला सकते हैं, क्योंकि उस क्रिकेट बॉल का जो मैस है वो कम है। अब देखें,
ये मेरे पास पेंसिल है, मैं इसको मूव करवा रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस पेंसिल को मैं इजीली आसानी से जो है वो रेस्ट के में ला सकती हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका मैस बहुत कम है। लेकिन इसी तरह हमारे पास अगर कोई हैवियर बॉडी होती है जिसका मैस ज़्यादा है और उसको जो है वो रेस्ट में लाना मुश्किल होता है ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं आना चाह रही होती या रेस्ट से मोशन में नहीं जाना हो रही जा रही होती, वो आगे से रेजिस्टेंस शो करवाती है, तो वही चीज़ हमारे पास इनर्शिया होती है। यानी कि लीनियर मोशन में हम लोग जो है वो हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ जो किसी भी बॉडी का जो मैस होता है, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और तो उसका जो मैस होता है वही हमें इनर्शिया शो करता है। लेकिन हमारे पास रोटेशनल मोशन में देखिए जिस तरह मैस जो है वो लीनियर मोशन में यूज़ होता है, इस तरह रोटेशनल मोशन में हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ होता है, जो कि हमारे पास mr² के इक्वल होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है कि मेरे पास ये देखें, ये एक पेंसिल है। इस पेंसिल को मैंने इसके सेंटर से पकड़कर इस पेंसिल को मैंने इसके सेंटर से पकड़कर यानी कि इसके मैसेज को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जब सर्कुलर पाथ में मूव करवाया तो ये इजीली मूव होगी। लेकिन अगर मैं इस पेंसिल को जो है इसके एज से पकड़कर जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इनर्शिया महसूस हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ मुश्किल महसूस हो रही है। तो यही चीज़ हमारे पास ये बताई गई है कि जब बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो अगर उसका जो मैस जो है सेंट्रल पॉइंट से अगर जो उसका जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब ही उसका जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अब देखें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारे पास mr² की इक्वल है। अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का जो मैस ज़्यादा होगा या सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस r ज़्यादा होगा तो फिर उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास अगर मैस कम होगा तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन से अब या उसका डिस्टेंस कम होगा, r कम होगा, तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। तो हमारे पास जब बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही होती है तब जो है वो इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ उसका मैस शो करता है। लेकिन अगर बॉडी जो है सर्कल पाथ में मूव कर रही हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से या तो उस बॉडी का यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस बॉडी का मैस और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड वो मूव कर रही है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस दोनों जो है वो इनर्शिया शो करवाते हैं। इसलिए हमारे पास जो मैस का एनालॉग होगा रोटेशनल मोशन में वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको हम लोग I=mr² कह रहे हैं। फिर वही चीज़ जो है हम लोगों ने लिख दी है उठा के। पहले हम लोगों ने हेडिंग दी कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 3.4 है उसका पहले हम लोगों ने आंसर लिखा, फिर हम लोगों ने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसकी। तो हम लोगों ने उसके आंसर में क्या लिखा, द एनालॉग ऑफ मैस या इनर्शिया इज इन रोटेशनल मोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि हमारे पास रोटेशनल मोशन में जो मैस का एनालॉग होता है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कि क्या चीज़ यानी कि हमारे पास अगर लीनियर मोशन में जो मैस है तो रोटेशनल मोशन में उसका जो एनालॉग है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। लीनियर मोशन मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया एंड ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन इट्स लीनियर मोशन। यानी कि हमारे पास लीनियर मोशन में जो मैस होता है वही इनर्शिया का मेजर होता है, लेकिन हमारे पास रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया का मेजर होता है वो मैस भी होता है और डिस्टेंस भी होता है, यानी कि r का स्क्वायर वही भी हमारे पास मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। लीनियर मोशन मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया एंड ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स लीनियर मोशन। और इसकी वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मैस की वजह से ही ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है उसकी लीनियर मोशन में, इन इट्स लीनियर मोशन। लेकिन हमारे पास जो रोटेशनल मोशन होती है, इन रोटेशनल मोशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। यानी कि हमारे पास जो रोटेशनल मोशन की बात आ जाती है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू द चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। यानी कि हमारे पास रोटेशनल मोशन में जो I=, जो है वो mr² के इक्वल होता है, यानी कि मैस भी जो है वो इनर्शिया का मेजर होता है और r जो डिस्टेंस r का स्क्वायर है वो भी इनर्शिया का मेजर होता है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि इन रोटेशनल
मोशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन रोटेशनल मोशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट्स की रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स जो जिन चीज़ों की वजह से रेजिस्टेंस शो करता है उनका मेजर होता है। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो मैस m की वजह से और डिस्टेंस r की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट टू अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। अनलाइक इनर्शिया इन लीनियर मोशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैस, यानी कि हमारे पास जो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होता है, लीनियर मोशन में इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मैस के ऊपर डिपेंड करता है। द Moment of inertia depends not only on total mass but also distribute of a mass relative to the axis of rotation s। और जब हमारे पास रोटेशनल मोशन की बात होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ जो है मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव। यानी कि हमारे पास ये एक बॉडी है अगर मैं इसका मैस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर लूँ, यानी आधा इधर आधा इधर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका सेंटर में है, तब जो है वो फिर ये इसको मैं रोटेशनल मोशन करवाऊँ तब इसका जो इनर्शिया होगा वो इसके मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट मैस रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वजह से हम लोगों ने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास m r² के इक्वल है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट एक्सिस। वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ होता है उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनका जो एक्सिस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट एक्सिस। अब देखें हमारे पास ये इस पेंसिल का सेंटर एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर मैस जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब हम मैं जो है इस साइड पे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैस रख दूँगी और इस साइड पे थोड़ा सा कम, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पहले वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ लिखी है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट एक्सिस, यानी कि जब हमारे पास एक्सिस डिफरेंट होते हैं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 3.5, वाई इज इट हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट हाई रोड देन एट लोअर स्पीड, यानी कि वाई इज इट हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट हाई स्पीड देन एट लोअर स्पीड, कि हमारे पास जब एक कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तब उसको जो है वो एक टर्न लेने में मुश्किल होती है, लेकिन जब उसकी स्पीड कम होती है लोअर स्पीड तब उसको टर्न लेने में आसानी होती है। उसकी वजह क्या है, वाई आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन के शुरू में, तो उन्होंने रीज़न पूछा है। स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास ये एक रोड है और ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, और इस कार की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन और उन्होंने कहा है कि जब इस कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तब इसको ये टर्न लेने में जो है मुश्किल होती है। उसकी वजह क्या है, अब देखें ये जो हमारे पास टर्न है, ये वाला जो टर्न है ये हमारे पास सर्कल का ही एक पार्ट है। अगर हम लोग इस सर्कल को कंप्लीट कर दें तो हमारे पास देखें ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास रोड का वो सर्कल का ही एक पॉइंट है, तो हमारे पास ये इस सर्कल का सेंटर होगा। तो उन्होंने कहा है कि जब कार की स्पीड जो है वो हाई होती है यानी कि ज़्यादा होती है तब कार को जो है वह टर्न लेने में मसला क्यों आता है। तो स्टूडेंट्स जब बॉडी जो है वो, अब देखिए कार ने यहाँ से टर्न लेना है यानी कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करना है, और किसी भी चीज़ को जो सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उस फोर्स को या जो कोई भी फोर्स जब किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि mv² और r के इक्वल होती है। ये हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इस कार के जो व्हील्स हैं, टायर्स हैं और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन है अगर वो ज़्यादा होगी, यानी कि अगर इस कार के जो टायर्स हैं और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रिक्शन होगी तभी ये जो जब ये कार यहाँ से टर्न लेगी
तो फिर ये जो सर्कुलर पाथ का जो ये पार्ट है टर्निंग पॉइंट, वो इस कार को जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये कार जो है वो यहाँ से इजीली टर्न ले लेगी। लेकिन यहाँ पर जो है कार की स्पीड उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा है। कार की स्पीड जब बहुत ज़्यादा है तो कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके टायर्स में और रोड के दरमियान में जो है वो प्रॉपर फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही, क्योंकि कार की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पर प्रॉपर फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं हो पा रही तो फिर जो है वो ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ का ये जो पार्ट है, ये टर्निंग पॉइंट, तो फिर जब कार यहाँ से गुजरेगी तो इस यहाँ पर जो है वो ये या तो एक्सीडेंट होने के जो खतरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर जब प्रॉपर फ्रिक्शन ही पैदा नहीं हो सकेगी इस कार के टायर्स में और रोड में, तो फिर ये जो सर्कुलर पाथ है वो इस कार को जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। और जब कार यहाँ हाई स्पीड में यहाँ से उसको टर्न लेने में मुश्किल होगी। आपने अक्सर रोड्स के ऊपर जाते हुए लिखा होगा कि बोर्ड्स लगे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि आहिस्ता चले, आगे मोड़ है। तो उन्होंने मोड़ हमारे पास हम लोगों ने यहाँ से ऐसे मुड़ना ही होता है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि हमारे पास आहिस्ता चले ताकि आपकी गाड़ी के टायर्स में और जो रोड है उसके पहियों के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो प्रॉपरली क्रिएट हो जाए और आप वो आसानी से वो टर्न जो है वो ले सकें। अगर हम वहाँ पर प्रॉपर फ्रिक्शन ही क्रिएट नहीं होगी तो ये जो सर्कल है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कार को प्रोवाइड नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से उसने टर्न लेना था। फिर वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सीडेंट्स के जो खतरात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब कार की स्पीड ज़्यादा होगी वो टर्न लेने की कोशिश करेगी लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगी, फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको प्रोवाइड नहीं होगी, तो वहाँ पर जो है वो कार उल्ट भी सकती है या बहुत खतरनाक हादसे का शिकार हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3.5 में हम लोग यही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3.5 के आंसर में इट इज़ हार्डर, आंसर क्वेश्चन नंबर 3.5 है हमारे पास। पहले हम लोग उसके आंसर की हेडिंग लिखेंगे, फिर हम लोग रीज़न लिखेंगे कि अगर इसका आंसर इतना स्टेकर इतना है तो उसकी वजह क्या है। इट इज़ हार्डर बिकॉज अ मच ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू टेक अ टर्न एट हाई स्पीड, क्योंकि हमारे पास टर्न लेना मुश्किल इस वजह से होता है हाई स्पीड के ऊपर, क्योंकि अगर हम लोगों ने हाई स्पीड के साथ टर्न लेना होता है तो हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हाई स्पीड के साथ टर्न लेने के लिए हमें चाहिए होती है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो स्पीड हाई होती है टायर्स के दरमियान रोड के दरमियान फ्रिक्शन ही नहीं क्रिएट हो सकती, इस वजह से हमारे जो है वो ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हासिल नहीं हो कर सकते हम लोग। तो वही चीज़ इसी बात का हम लोगों ने रीज़न लिख देना है। फॉर अ कार टू टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व, जब कार जो है वो टर्न लेती है, ठीक है, ये हमारे पास जो जब कार जो है वो टर्न लेती है तो हमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए होती है। फॉर अ कार टू टर्न अ सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी एक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व, जो कि कर्व के सेंटर की तरफ जो है वो एक्ट कर रही होती है। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, तो ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जो कि टायर्स और रोड के दरमियान होती है। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है, वेयर एम जहाँ पर एम जो है, अब देखिए ये हमारे पास उन्होंने कहा है कि स्पीड हाई है, यानी कि v का स्केयर है, v स्पीड हाई है, तो अगर स्पीड हाई होगी तो फिर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब देखिए यहाँ पर v का स्केयर है यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, और ज़्यादा हाई स्पीड के साथ अगर हम लोगों ने टर्न लेना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास स्पीड हाई है इस वजह से रोड के और टायर के दरमियान में जो है फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाती, उस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी प्रोवाइड नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास हेयर m इज़ द मास ऑफ कार, v इज इट्स स्पीड एंड r इज़ द रेडियस ऑफ टर्न, जो टर्न हम लोगों ने लेना है, ठीक है, उसका रेडियस है हमारे पास r, ठीक है। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द स्पीड, हमारे पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये स्पीड के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। एट लो स्पीड द अवेलेबल फ्रिक्शन इज इनफ टू सप्लाई दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि हमारे पास जब कार जो है वो उसकी स्पीड जब स्लो होती है
तब हमें जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है वो टायर्स और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है वो सप्लाई कर देती है। बट एट हाई स्पीड द रिक्वायर्ड फोर्स में एक्सीड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काजिंग द कार टू कर्व, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट हाई स्पीड देन एट लोअर स्पीड। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास जब बट एट हाई स्पीड द रिक्वायर्ड फोर्स में एक्सीड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए होती है, यानी कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, में एक्सीड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को स्टैटिक कर देती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है, काजिंग द कार टू कर्व, यानी कि कार जो है फिर हमारे पास कर्व हो जाती है। देयरफॉर इट इज़ हार्डर फॉर अ कार टू टेक टर्न एट हाई स्पीड। इस वजह से कार के लिए जो है वो हाई स्पीड के साथ तो जो है वो टर्न लेना मुश्किल होता है देन एट लोअर स्पीड, बनिस्बत लोअर स्पीड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 3.6 वाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स कंसिस्टेड ऑफ डबल टायर्स, यानी कि हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह होते हैं, उनके नीचे जो है वो डबल टायर्स क्यों लगे होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो दो टायर्स होते हैं, वो दो टायर्स जब रोड के साथ कोलाइड करते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड होती है। तो इस वजह से जब वो हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स हैं, यानी कि ट्रक्स वगैरह हैं, जब वो टर्न लेते हैं तो उनके रोड और टायर के दरमियान में जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो हमें बहुत अच्छी खासी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, जो यानी कि डबल टायर्स जो होते हैं वो अच्छी खासी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वजह से हमें जो है अच्छी खासी सेंट्रीपिटल फोर्स भी सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो हैवी व्हील्स जो है अच्छा खासा सही से टर्न ले सकते हैं। और जो दूसरे जो हमारे पास फ़ायदा हो गया कि जो डबल टायर्स होते हैं, यानी कि हैवी व्हीकल्स, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, उनमें अगर उनके नीचे जब एक की जगह दो दो डबल इकट्ठे टायर्स लगे होते हैं तो फिर वो जो है वो उस व्हीकल को, ये जो हैवी व्हीकल होती है हमारे पास, उसके मैस को जो है वो स्टेबल भी कर देते हैं, यानी कि वो जो हैवी व्हीकल होता है उसका मैस जो है वो स्टेबल रह जाता है उन दो टायर्स की वजह से। तो पहला बेनिफिट ये हुआ हमारे पास ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमें ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी अच्छी खासी सप्लाई हो जाती है एंड इम्प्रूव रोटेशनल स्टेबिलिटी। और जब वो कार ने यानी कि हैवी व्हीकल ने जब रोटेट करना होता है तो वो दोनों व्हीकल्स जो है डबल टायर्स जो होती हैं, सॉरी उन व्हीकल्स को जो डबल टायर्स होते हैं वो एक अच्छी खासी रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो हेडिंग लगा दी आंसर 3.6 की, क्वेश्चन नंबर 3.6 की जो हम लोगों ने हेडिंग लगा दी, फिर आंसर की हेडिंग लगा दी, फिर हम के डबल रेयर टायर्स इंक्रीज फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस प्रेशर ऑन ईच टायर एंड इम्प्रूव रोटेशनल स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो दोनों टायर्स जो होते हैं, अगर हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें एक टायर लगा हो तो जो है वो दूसरा टायर अगर हम लोग साथ लगा दें तो वो पहले वाले टायर की जो है प्रेशर को रिड्यूस कर देता है ऑन ईच टायर एंड इम्प्रूव रोटेशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, विच हेल्प हैवी व्हीकल टू टर्न सेफली, जिसकी वजह से जो हैवी व्हीकल जो है वो सेफली टर्न हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों टायर्स जब और रोड के दरमियान में जो है ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है, और जिस ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमें प्रोवाइड हो जाती है, और इसकी वजह से जो है हैवी व्हीकल जो है सेफली टर्न ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अ हैवी व्हीकल टर्न्स, जब हैवी व्हीकल जो है हमारे पास टर्न लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह का टर्निंग रोड है, जब हैवी व्हीकल्स यहाँ पर टर्न लेते हैं इट नीड्स अ लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स, उनको जो है वो ज़्यादा लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। डबल टायर्स इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद रोड, तो जो डबल टायर्स होते हैं वो रोड के साथ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देते हैं, सो इनफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अवेलेबल टू प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है
वो इनफ होती है। तो सो इनफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अवेलेबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो इतनी तो होती है कि हमारे पास यानी कि रोड्स और टायर्स के दरम्यान में जो कॉन्टैक्ट होता है उनमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो इतनी होती है कि हमारे पास हमें जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दें, यानी कि उस हैवी व्हील को टर्न लेने के लिए जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा जो बेनिफिट है हमारे पास इम्प्रूव रोटेशनल स्टेबिलिटी, डबल टायर गिव्स अ वाइडर बेस, यानी कि डबल टायर जो है वो, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक टायर है, वो जो है वो व्हीकल को इतनी सी यानी कि इतनी सी बेस, हैवी व्हीकल जो उसको इतनी सी बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर डबल टायर होंगे तो ये हमारे पास जो बेस जो है वो वाइडर हो जाएगी, विच मेक्स द व्हीकल मोर स्टेबल, जिसकी वजह से व्हीकल जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड लेस लाइकली टू टोपल वाइल टर्निंग, और व्हीकल के जो है वो टर्न लेते वक्त उल्टने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। व्हीकल एंड लेस लाइकली टू टोपल वाइल टर्निंग, व्हीकल जब टर्न लेगा तो फिर उसको टायर्स और रोड के दरमियान जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी, और जिसकी वजह से जो है वो व्हीकल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा दो टायर्स की वजह से, और फिर हमारे पास टोपल वाइल टर्निंग यानी कि व्हीकल के जो है वो उलटने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 3.7, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर टू द लेफ्ट, इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, एक्सप्लेन ब्रीफली। उन्होंने कहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के का जो लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट कॉर्नर है हमारे पास, कार जो है वो इसके अराउंड टर्न लेती है, तो उसमें बैठे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, यानी उसमें बैठे जो मुसाफिर हैं या जो लोग हैं, टेंड टू फॉल, वो किस तरह फॉल करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन ब्रीफली। वो चीज़ हम लोगों ने जो है वो ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है कि अगर एक हमारे पास कार है, वो सर्कल के लेफ्ट कॉर्नर के अराउंड जो है वो टर्न करती है, तो उसमें जो बैठे पैसेंजर्स हैं या ऑक्यूपेंट्स हैं वो किस तरफ टेंड टू फॉल करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली। यानी कि स्टूडेंट्स देख लें कि ये हमारे पास जो है वो ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के जो है लेफ्ट कॉर्नर के अराउंड जो है वो कार ने टर्न करना है, ठीक है, इस सर्कल के लेफ्ट कॉर्नर के अराउंड जो है वो कार ने टर्न करना है। तो इस कार में जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जब ये जो कार जो है वो इस कॉर्नर के अराउंड जो टर्न करेगी, लेफ्ट कॉर्नर के अराउंड सर्कल के, जिस कार में जो ऑक्यूपेंट्स बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं, वो किस तरफ टेंड टू फॉल होंगे या किस तरफ उनका झुकाव होगा। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमारे पास अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, हम लोग जब उसको मोशन में लेकर आने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से रेजिस्टेंस शो करती है। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में रहना चाहती है, जब हम लोग उसको रेस्ट में लेकर आने की कोशिश करते हैं वो आगे से रेजिस्टेंस शो करती है। इसी तरह अगर कोई बॉडी जो है वो लीनियर मोशन में मूव कर रही है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है अगर कोई बॉडी, तो अगर वो लीनियर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है, तो जब इस यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब हम लोग उसको यहाँ से टर्न करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो कुछ रेजिस्टेंस शो करेगी, यानी कि कुछ इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये जो है सर्कल का लेफ्ट कॉर्नर जो है, सर्कल का लेफ्ट कॉर्नर से जो है वो हमारे पास एक कार ने टर्न आउट लेना है, और उसमें जो बैठे पैसेंजर्स हैं, जब वो कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, फिर जब वो ऐसे टर्न लेगी तो उस कुछ जो है वो इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। इनर्शिया प्रोड्यूस होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि गाड़ी तो ऐसे लेफ्ट साइड मूव कर जाएगी, लेकिन उसको बैठे जो ऑक्यूपेंट्स हैं या पैसेंजर्स हैं वो राइट साइड के ऊपर जो है वो फॉल करेंगे,
गाड़ी जो है हमारे पास यानी कि कार ने ऐसे टर्न आउट लिया लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो उसमें जो बैठे ऑक्यूपेंट्स हैं वो हमारे पास राइट साइड की तरफ जो है वो फॉल कर जाएंगे। तो यही चीज़ उठा के हम लोगों ने लिख देनी है कि जब बॉडी जो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और हम लोग जो है वो उसको एक टर्निंग पाथ फॉलो करवाएं, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, हम लोग जो है उसको टर्निंग पाथ फॉलो करवा रहे हैं, तो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना, बॉडी चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहे। इस वजह से जब हम लोग उसको टर्निंग पाथ फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ना कुछ इनर्शिया शो करती है। उस इनर्शिया की वजह से जो बॉडी जो है वो तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है मूव कर जाती है सर्कल के लेफ़्ट कॉर्नर के साइड, लेकिन उसमें बैठे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो राइट हैंड साइड के ऊपर फॉल कर जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिख दी यहाँ पर आंसर में। सबसे पहले उसका आंसर क्या लिखा, द ऑक्यूपेंट्स टर्न टू फॉल टुवर्ड्स द राइट साइड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3.7 जो है वो यही है कि उसका आंसर जो है हमारे पास ये लिख देंगे कि हमारे पास जो ऑक्यूपेंट्स हैं टेंड टू फॉल टुवर्ड्स दी राइट साइड, वो राइट साइड की तरफ फॉल कर जाएंगे। फिर हम लोगों ने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी क्वेश्चन नंबर 3.7 की, कि मैंने मूविंग कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर टू द लेफ्ट, यानी कि ये हमारे पास कॉर्नर है और जो मूविंग कार है टर्न अराउंड ले रही है टू द लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट साइड, द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल आउटवर्ड। तो ऑक्यूपेंट जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो आउटवर्ड फॉल करेंगे। देन इज टूवर्ड द राइट साइड, द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल आउटवर्ड, ऑक्यूपेंट जो है वो आउटवर्ड फॉल करेंगे, दैट इज टूवर्ड द राइट साइड, जो यानी कि राइट साइड आउटवर्ड की तरफ जो है वो ऑक्यूपेंट्स फॉल करेंगे। दिस फैक्ट इज ड्यू टू द इनर्शिया, ये जो हमारे पास फैक्ट है ये इनर्शिया की वजह से है। दिस फैक्ट इज ड्यू टू द इनर्शिया एज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's first law of motion. This effect is due to inertia as described by Newton's first law of motion। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर होती। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर होती। तो वही हमारे पास लिखा है कि दिस इफेक्ट is due to inertia as described by Newton's first law of motion। The bodies of the occupants की जो बॉडी यानी कि मुसाफिरों की जो बॉडी होगी जो गाड़ी में बैठे होंगे, try to continue their motion in a straight line, वो अपनी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कार जो है वो ऐसे टर्न ले लेगी तो while the car turns to the left, as a result उसकी वजह से क्या होगा, relative to the car the passenger appear to thrown outward towards the right side। तो कार जो है वो टर्न ले लेगी, लेकिन हमारे पास जिस तरह अगर कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो उसमें जो बैठे ऑक्यूपेंट्स थे वो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे थे। लेकिन जब कार ने टर्न ले लिया तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास उसमें जो बैठे पैसेंजर्स हैं वो ऐसे शो हो जाएंगे जैसे थ्रोन आउटवर्ड टुवर्ड्स द राइट, जैसे वो राइट साइड के ऊपर जो है वो बाहर वाली साइड के ऊपर गिर रहे हैं। तो यानी कि उसमें उस कार में बैठे जो पैसेंजर्स होंगे या ऑक्यूपेंट्स होंगे वो थ्रोन आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, वो बाहर उनका खिंचाव जो है होगा वो राइट साइड के ऊपर होगा जब कार जो है वो सर्कल के लेफ्ट कॉर्नर के अराउंड टर्न करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3.8, वाई इज द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। के हमारे पास अगर कोई बॉडी है वह सर्कल में मूव कर रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है, वाई इज द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर क्यों होता है, तो ये चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है। स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो एक सर्कल कंसीडर करें, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये उस सर्कल का जो है वो सेंटर है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के एंड के ऊपर हमारे पास ये एक बॉल है। इस बॉल को जब हम लोगों ने इस सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है, इस बॉल को हम लोगों ने जब इस सर्कुलर पाथ में
मूव करवाना है तो इस बॉल को जो फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है वो होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारे पास एक सेंटर सीकिंग फोर्स होती है। ठीक है, जो कि ये सेंटर जो है वो इस बॉल को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इस स्ट्रिंग के थ्रू। तो फिर इस वजह से ये जो बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है Fc = mv² ओवर r के इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये जो सेंटर है, ये सेंटर सीकिंग फोर्स जो है वो इस बॉल को जो है सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो है वो F = ma के इक्वल होता है, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है वो मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अगर हमारे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन वही होती है। हमारे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है। अब देखिए हमारे पास जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि सेंटर की तरफ लग रही है, एक सेंटर सीकिंग फोर्स है हमारे पास, जो कि सेंटर की तरफ लग रही है। अगर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है तो फिर हमारे पास जो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अगर हमारे पास फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि जो है फोर्स हमारे पास सेंटर सीकिंग फोर्स है, तो फिर एक्सेलरेशन जो है होगा वो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो भी AC से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन जो भी होगा वो भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा। स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये है हमारे पास कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो हर पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है यहाँ पर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द टेंजेंट होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर कोई बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है, तो फिर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी। यानी कि सर्कल के हर पॉइंट पे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि अलोंग दी टेंजेंट होती है। अगर हमारे पास ये देखें, ये जो बॉल है स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, जब वो इस पॉइंट पे है तो ये स्ट्रिंग टूट जाए तो फिर ये बॉल जो है वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, सेम नहीं रहती। ये चीज़ हम लोगों ने पहले हेडिंग लगाई कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 3.8, फिर उसका आंसर लिखा कि अगर हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स जो है m के इक्वल है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। द एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द सेंटर बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन क्योंकि जो हमारे पास जो फोर्स होती है जो बॉडी को जो है वो सेंटर सर्कुलर पाथ में मूव करती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो भी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो भी सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करती है। नीचे ये हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के वही चीज़ जो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर देनी है कि इन अ सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, बट इट्स वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। लेकिन इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास एवरी पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहती है। ठीक है, अ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स द बॉडी हैज़ एक्सीलरेशन। अगर हर पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि बॉडी के पास कोई एक्सीलरेशन है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब कोई भी नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन अ सेम डायरेक्शन। तो वो जो है वो बॉडी जो है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है। हेयर द रिक्वायर्ड फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर जो हमारे पास बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल।
जो कि सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ एक्ट करती है। हिज द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन भी इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारे पास सेंटर टू द सर्कल होगा, क्योंकि अगर बॉडी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू मूव कर रही है, जो कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी जो है सेंटर टू द सर्कल होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.9 कि हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन आ स्पेसशिप। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, वो वेटलेसनेस फील कैसे करता है वाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन आ स्पेसशिप, के वो जब अर्थ के अराउंड जो है स्पेसशिप में ऑर्बिट कर रहा है तो वो वेटलेसनेस फील कैसे करता है। तो वही चीज़ हम लोगों ने समझनी है। हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो अर्थ है और ये हमारे पास एक स्पेसशिप है, उसमें ये एस्ट्रोनॉट है और वो अर्थ के अराउंड जो है वो एक ऑर्बिट में जो है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह सर्कुलर पाथ में। तो इसमें जो सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट है ये वाला, इस जिसको हम लोगों ने एस्ट्रोनॉट कहा है, वो वेटलेसनेस फील क्यों करता है। स्टूडेंट्स, वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे वेट ज़ीरो है या ग्रेविटी ज़ीरो है। वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सपोर्टिंग फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हैं या रिएक्शन फोर्सेस हमारे पास वहाँ पर ज़ीरो हैं। जब मैंने आपको वेटलेसनेस वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास एक कुर्सी है, ठीक है, ये हमारे पास एक चेयर है, उस चेयर के ऊपर जो है वो आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चेयर के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। इस चेयर आपके वेट ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उतनी होगी जितना जितना आपका वेट होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है आपके ऊपर इतनी लगेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है आपको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, यानी कि जो है वो एक्शन फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्शन फोर्स है, यानी कि मैं अगर इस वक्त ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, मैं ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है और जिस फ्लोर के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर मैं खड़ी हूँ, ये फर्श जो है वो मुझे जो है वो एक सपोर्टिंग फोर्सेस या जो अपवर्ड फोर्सेस या नॉर्मल फोर्सेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने वेटलेसनेस जो है वो फील जिसकी वजह से जो मैंने वेटलेसनेस जो है वो फील नहीं कर रही मैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस चेयर के ऊपर लग रही है, जो कि इसको ज़मीन की तरफ खींच रही है, इसके बदले में जो ज़मीन है वो इसको एक सपोर्टिंग फोर्सेस, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्सेस कहते हैं, वो प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग इस कुर्सी पे बैठ के वेटलेसनेस फील नहीं कर रहे। इसी तरह हमारे पास ये जो एस्ट्रोनॉट होता है इस सैटेलाइट में, वो वेटलेसनेस इसलिए फील करता है क्योंकि स्पेस में जो है हमारे पास सपोर्टिंग फोर्सेस ज़ीरो होती हैं, सपोर्टिंग फोर्सेस हमारे पास एब्सेंट होती हैं। इसी वजह से हमारे पास जो इस स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेसनेस फील करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पेस में जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। ये जो अर्थ है ये हमारे पास इस सैटेलाइट को या स्पेसशिप को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सपोर्टिंग फोर्सेस या रिएक्शन फोर्सेस या अपवर्ड थर्स्ट जो देती हैं जो वो फोर्सेस नहीं होती, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेसनेस फील करता है। एस्ट्रोनॉट जो है हमारे पास, जो एस्ट्रोनॉट और ये जो स्पेसशिप है वो सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। एस्ट्रोनॉट जो है और ये जो स्पेसशिप है जो कि अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट मूव कर रहा है, ये सेम वैल्यू, इनके लिए जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास सेम होती है, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो सेम है, यानी कि इस एस्ट्रोनॉट के लिए भी और इस स्पेसशिप के लिए भी जी की वैल्यू हमारे पास सेम है। इस वजह से ये जो एस्ट्रोनॉट है इसके अंदर स्पेसशिप में वो वेटलेसनेस फील कर रहा है।
फिर हम लोगों ने हेडिंग लगा दी क्वेश्चन नंबर 3.9 की, उसकी फिर हम लोगों ने आंसर लिख दिया, फिर हम लोगों ने उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दिए नहीं कि जो आंसर में जो एस्ट्रोनॉट जो है वो फील वेटलेसनेस बिकॉज बोथ स्पेसशिप एंड एस्ट्रोनॉट आर इन कंटिन्यूस फ्री फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, के एस्ट्रोनॉट जो है वो और स्पेसशिप जो है वो फ्रीली फॉल मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट जो है वो और जो स्पेसशिप है वो जो दोनों है वो सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है स्पेसशिप के अंदर वो वेटलेसनेस फील कर रहा है। फिर हम लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। द एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसशिप आर बोथ फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि हमारे पास एस्ट्रोनॉट के ऊपर और स्पेसशिप में के ऊपर जो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है वो हमारे पास सेम होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट होता है और स्पेसशिप होता है वो आर बोथ फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, वो दोनों जो है वो अर्थ की तरफ मूव कर रहे होते हैं सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ड्यू टू विच नो नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन दी एस्ट्रोनॉट, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो है नॉर्मल फोर्सेज जिसको हम लोग FN कहते हैं या सपोर्टिंग फोर्सेज या अपवर्ड फोर्सेज जो है वो मूव नहीं लग रही होती। वेट इज़ द रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, वेट जो है हमारे पास वो रिएक्शन फोर्स होती है जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन फोर्सेज द एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस, और फिर उसी रिएक्शन फोर्सेज की एब्सेंस की वजह से यानी कि गैर मौजूदगी की वजह से जो एस्ट्रोनॉट है हमारे पास वो वेटलेसनेस फील करता है। The gravity is still acting to provide the centripetal force required for circular orbit, but they are in constant state of free fall which give the feeling of having no weight, यानी कि हमारे पास जो अर्थ है वो तो उनको फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है स्पेसशिप को, जिसकी वजह से जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं स्पेसशिप, लेकिन हमारे पास जो वहाँ पर जो स्पेसशिप के ऊपर एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप है वो फ्रीली फॉल मूव करते हैं और एस्ट्रोनॉट जो है हमारे पास वेटलेसनेस फील करता है। तो यही चीज़ हम लोगों ने देखी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो होती है लेकिन नॉर्मल फोर्सेस या रिएक्शन फोर्सेस नहीं होती, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है हमारे पास वो वेटलेस फील करता है और एस्ट्रोनॉट जो और स्पेसशिप जो है वो फ्रीली फॉल मूव करते हैं टुवर्ड्स दी अर्थ की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लें क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।